आज से हम शुरू कर रहे हैं दिमागी कसरत, यानी कि ये है कक्षा 8वीं का ही गणित का सवाल है। लेकिन ये सामान्य ज्ञान के तौर पर आता है, तो हम इसको सामान्य ज्ञान के तौर पर इसको लेंगे। तो इनको हल करने के तरीके जो अभी तक हमने पढ़े हैं उनको मिक्स करके इसका हिसाब किताब निकालना पड़ेगा। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि सवाल कहता क्या है। तो जब पानी जमता है तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि होती है। मतलब पानी का आयतन पता नहीं कितना है, पर वो कह रहा है कि जब भी जमता है तो उसमें 4% की वृद्धि हो जाती है। फिर आगे ये कह रहे हैं कि 221 घन सेंटीमीटर बर्फ बनाने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर 2-3 चीजें हम अगर समझ लें तो इस तरह के सामान्य ज्ञान के सवाल या कंपटीशन में आने वाले सवाल हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। पहली बात तो क्या कह रहे हैं, ये चीज आयतन क्या होता है ये आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए। आयतन वो होता है कि किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई के भीतर में जो आयतन, मतलब जो क्षेत्र घिरता है उसको आयतन कहते हैं। यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से घिरे हुए भाग को आयतन कहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जब पानी जमता है तो जाहिर पानी तरल है और किसी अंदर बर्तन में ही रखा जाएगा। तो जब ये जमता है तो 4% की वृद्धि हो जाती है। तो सबसे पहले हमको ये मान लेना है कि सबसे पहले आयतन को ही मान लेते हैं कि कितना है। तो इसका हल कैसे करेंगे, माना किसी पानी के बारे में बात कर रहे हैं तो पानी का आयतन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो आयतन है इसके जो पैमाने होते हैं, पैमाना हमेशा इसमें 3 होते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो इसके जो सेंटीमीटर में दिया है तो हमें भी यही सेंटीमीटर में ही मानना पड़ेगा। तो x सेंटीमीटर का घन ऐसे लिख देंगे। माना है पानी का आयतन x घन सेंटीमीटर है, ये मान लेते हैं। कभी वर्ग मत लिख दीजिएगा या सेंटीमीटर में छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में छोड़ देने का मतलब होता है वो सिर्फ लंबाई में आ गया, और घात 2 का मतलब हो गया उसके सिर्फ क्षेत्रफल की बात हो रही है, और घन का मतलब होता है आयतन। ये चीजें आपको समझना है मुख्य बात, क्योंकि दिमागी कसरत की बातें हो रही, सामान्य ज्ञान, इसलिए जो कहीं चूक हो रह गई हो इसको यहाँ पर पूरा करते हुए चलते हैं। तो पानी का आयतन ये है। अब ये कह रहे हैं कि उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है। तो आयतन मतलब ये है, इसमें 4%। तो इसमें लिखेंगे प्रश्नानुसार, या ऐसे लिख लीजिए, आयतन में 4% की वृद्धि, उसके आयतन में 4% की वृद्धि। अब आयतन में 4% की वृद्धि है तो x का 4%, ये हुआ। तो जब x का 4% है तो इसको आगे हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए x गुणे 4%, जब ये प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो यहाँ नीचे 100 आ जाता है। अब इसको थोड़ा हल भी कर सकते हैं। तो 4 एकम 4, 25 चौके 100, तो ये कितना हो गया, ये बन गया x बटे 25। ये इतनी वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है, आयतन में 4% की वृद्धि से इतना हो गया। तो अगर इतना वृद्धि हो तो हमारे पास रियल में कुल कितना होता है, कुल पानी है। तो कुल पानी का आयतन, यानी ये पानी में आयतन है, ये जमने के बाद ये वृद्धि हो रही। तो अगर पानी जम रहा है तो उसके आयतन में कुल वृद्धि कितनी हुई, तो कुल वृद्धि लिख सकते हैं, कुल या कुल आयतन लिख लीजिए, वृद्धि के बाद का आयतन। तो कुल आयतन कितना हो, यानी जितना हमारा आयतन पानी का आयतन था प्लस वो जब बर्फ बना तब उसमें जो वृद्धि हुई, अब कुल आयतन कितना हुआ वो निकालना है। तो x में से जितनी वृद्धि हुई थी, इतनी ही तो वृद्धि हुई थी, इसको जोड़ दीजिए तो हमारा फिर कुल आयतन निकल आएगा। तो इसमें से इसको जोड़ेंगे तो इसका 1 बना लीजिए, तो इससे ये बन जाएगा ये 25, तो ये बन जाएगा 25x और धन 1x, तो ये बन जाएगा 26x बटे 25। इतना तो कुल आयतन निकल आया। अब ये इतना कुल आयतन निकल आया। अब आगे ये बोल रहे हैं 221 घन सेंटीमीटर बर्फ बनाने के लिए कितने पानी की जरूरत। यहाँ पर तो 221 घन सेंटीमीटर दिया, ये बात समझ में आ रही।
लेकिन अगर कुछ ज्यादा बढ़ा भी दे तो सारा का सारा इसी से बनेगा काम। क्यों? क्योंकि ये कुल आयतन है, जितना भी आयतन यहाँ पर प्रश्न में दे आपको वो सारा का सारा इसी से निकलेगा। ठीक है, ये आपका कुल आयतन निकल आया। पूछ इतना रहे तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए। तो इतने बनाने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है, इससे पानी की मात्रा निकल आएगी। तो क्या लिखें हम? 221 घन सेंटीमीटर बर्फ बनाने के लिए पानी की आवश्यकता। यहाँ पर लिखेंगे 221 घन सेंटीमीटर बर्फ बनाने के लिए, बर्फ बनाने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा, आवश्यक पानी की मात्रा। देखिए बर्फ बन रहा है, बर्फ मतलब उसमें आयतन ऑलरेडी बढ़ के आ रहा है, और ऑलरेडी बढ़ के आ रहा है आयतन यानी पानी, और बढ़ा हुआ जो 4% आयतन वो ये है। अब हमको इसी से निकाल लेना है, तो हमको ये, इसका मतलब ये होगा ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 26x/25, और ये बराबर हो जाएगा किसके? 221 घन सेंटीमीटर के। बात समझ पा रहे हैं? तो इसको अब पक्षांतर करके x का मान निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 26x बराबर 221 गुणे 25। तो इसको पक्षांतर कर दीजिए। तो x बराबर 221 गुणे 25 बटे 26। ठीक है, तो 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, 7 दूनी 13 7 इनके, हाँ 13 दूनी 26 और 13 एकम 13 और 13 सते 91। कितना आ गया? 17 गुणे 25 कितना आ गया? 13 दूनी 26 और कितना हो गया? 13 एकम 13, 7 2 9 13 सते 91। हाँ 17 गुणे 25 बटे 2, इसका गुणा करके दो आधे का भाग दे दीजिए, आपका आयतन निकल आएगा। तो आप समझ पा रहे हैं? इसका ऐसे करके भाग भी दे दीजिए, इसका इसमें गुणा करके इसको भाग दे देंगे तो इतना घन सेंटीमीटर निकल आएगा ये आपका। इसको दोनों को गुणा कर लीजिए, 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 212.5 घन सेंटीमीटर। ये इतने पानी की आवश्यकता होगी जब ये हमारा 221 बन रहा है घन सेंटीमीटर, तो पानी मिले, बर्फ बन रहा है तो पानी लगेगा 212.5 घन सेंटीमीटर। बात समझ पा रहे हैं? अब ये दूसरा प्रश्न ले रहे हैं इसमें कि यदि चाय का मूल्य 20% बढ़ जाए तो इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उस पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। देखिए इसको थोड़ा सा घरेलू तौर पर समझे। देखिए जैसे हमारे घर में मान लीजिए कहीं भी मतलब किसी जगह मान लीजिए कि पहले शुरुआत में चाय की 100 केजी चाय लग रही है, क्योंकि ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें 100 से ही निकालना पड़ता है क्योंकि प्रतिशत का सवाल है। तो मान लेते हैं पहले 100 की हो रही है खपत 100 केजी की। अब जब खपत 100 रुपए की हो रही है, अचानक वृद्धि हो गई तो शुरुआत में तो पहले पता चलता नहीं, तो हमारे वृद्धि भी कितनी हो जाएगी? 100 से उतनी ही 20% बढ़ जाएगी। तो अब देख लीजिए कि जब ये 20% बढ़ जाएगी तो करीब करीब कितना हो जाएगा? 120 किलो हो जाएगी। जब पता चलता है यार ज्यादा पैसा लग रहे हैं तो फिर क्या कह रहे हैं कि 20% की कमी कर लो। यदि हम उस 20% की कमी कर लें तो ये बता रहे हैं कि कितने प्रतिशत की कमी हो जाए, तो वो प्रतिशत ज्ञात करना है। इतनी बात समझ पा रहे हो तो आगे चलते हैं। तो यदि चाय का मूल्य 20% बढ़ जाए तो सबसे पहले चाय तो जब बाद में बढ़ेगी, पहले हम इसको मान ले, माना पहले यानी कि शुरुआत से ही। अभी तो यहाँ पहले चाय की खपत, पहले चाय की खपत कितनी थी? 100 केजी, क्योंकि प्रतिशत का सवाल है तो इसे 100 से लेना पड़ता है, इसको ये ध्यान रखना। 100 केजी है। और भी कोई शॉर्टकट तरीका भी अपनाया जा सकता है, लेकिन ये है परंपरागत तरीके। इससे क्या होता है, आप कभी चूकेंगे नहीं। तो माना पहले चाय की खपत 100 केजी है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं 20% अगर बढ़ जाए, मतलब इसकी खपत, हर चीज तो 20% उसी अनुपात में बढ़ेगी,
तो अब जो है इसमें क्या होगा, 20% वृद्धि के बाद खपत, अब पहले ये थी तो अब चाय की खपत अब कितनी हो जाएगी, अब चाय की खपत कितनी हो जाएगी, 100 में से 20 केजी और बढ़ जाएगा, 20% यानी 20 बढ़ गया, तो यानी 120 केजी का अब खपत हो रही है। अब वो कह रहे हैं ना जी खर्च बढ़ाना नहीं है, कम करो कि वो हमारा पहले के हिसाब में हो जाए। तो वृद्धि कितनी हो गई, तो खपत में वृद्धि कितनी हुई थी, खपत में जो इसमें वृद्धि हुई थी वो कितनी थी, ये जो 120 रुपए बढ़ने के बाद लग रहा है 120 किलो और पहले 100 ही लग रही थी, तो इसका मतलब हो गया कि हमारा 20 केजी अभी ज्यादा लग रहा है, यही मतलब हुआ ना। तो वो कह रहे हैं जब 20 केजी ज्यादा लग रहा है लेकिन हमको खर्च नहीं बढ़ाना, क्या बोल रहे हैं, हमको खर्च नहीं बढ़ाना, तो कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उस पर होने वाली व्यय में कोई वृद्धि ना हो। हाँ, फिर यहाँ पर थोड़ा सुधार लीजिएगा, चाय में कमी हो रही है, अब ये कितनी कमी, 20 केजी, मतलब शुरुआत में इतनी थी बढ़ी इतनी, तो जो कमी निकली वो इतनी निकली। अब ये कह रहे हैं कि प्रतिशत में कमी निकालना है, ये कितने, वो प्रतिशत बताओ कि जिससे कोई उसमें अंतर ना पड़े। तो खपत में कमी का प्रतिशत, ठीक है, लिखिए प्रतिशत, खपत में कमी प्रतिशत में, ठीक है, प्रतिशत में, तो प्रतिशत में निकालने के तहत कुल आया 20 ना, तो ये हो जाता है जो हमारा निकलता है और जो हमारा ये 100 में निकालना है, और कुल कितना था, कुल था हमारा, अब हमारा जो आधार है वो कितना है 120, हम इससे निकालेंगे, ये ध्यान रखना है। यानी कि खपत में कमी अब प्रतिशत में निकालने हैं, तो प्रतिशत में है कुल 20 और ये 20 कितने से बड़ा अंतर पता चला था, क्योंकि वृद्धि के बाद ना हमारे को कमी करना था, तो जितनी भी हमारे पास ये रहता है वृद्धि वाला आइटम, यानी कि चाय की टोटल खपत में से, और बचता कितना है, अब 100 पे लाना है, तो इसका हिसाब करके ऐसे निकाल लीजिए। तो अब आगे काम करना है, 1 शून्य से 1 शून्य, सो 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6 और 2 दाहम 20, यानी कि 10 गुणे 5 बटे 3, तो 10 पना 50 बटे 3, भाग दे दीजिए। तो 3 एकम 3, हाँ भाग देना है, तो 3 एकम 3, तो ये बचेगा 20, 3 छंग 18 और 2 20, तो आप ऐसे 2 बटे 3 कर लीजिए, 2 सही 2 बटे 3, जितना बच जाता है उसको प्रतिशत में ऐसे लिख दिया जाता है, या तो दशमलव में कर दीजिए ऐसे, यानी इसको हमने इस तरह लिखा हुआ है 3 एकम 3, ये अच्छा बचा 2 और 3 छंग 18 बचा 2, तो इसको लिखने का तरीका होता है, ये जो होता है सॉरी, जिसमें भाग दिया जाता है उसको ऊपर, ये जो शेष होता है नीचे, और जिससे भाग दिया जाता है इसको इस रूप में लिख दिया जाता है, यही वहां पर लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। चाहे तो आप दशमलव में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन वो दशमलव में वो बार के रूप में आएगा, तो ये नहीं करना, आपको ऐसे लिख देना, ठीक है। अब ये जो सवाल है इसमें 2 प्रकार के प्रश्न हमारे पास जनरल नॉलेज की बने हुए हैं, आप ध्यान से देखिएगा। प्रश्न ये कह रहा है समारोही पुरस्कार को जो होते हैं सेरेमनी अवार्ड, ये एक तो 1958 में प्रारंभ हुए थे, ये हमारा एक तो पहली जनरल नॉलेज हो गया कि सेरेमनी अवार्ड जो शुरू हुआ था वो 1958 में शुरू हुआ था, ये सचमुच में 1958 में ही शुरू हुआ था, ठीक है। तो जब ये शुरू हुआ था तब उस समय 28 श्रेणियां थी, ये भी जीके ही है, सामान्य ज्ञान है। उस समय कितनी श्रेणियां थी हमारे पास, 28, ये खेलों में या अलग अलग प्रकार की चीजों में ये सेरेमनी अवार्ड दिया जाता है। तो ये हमें एक चीज तो जनरल सामान्य ज्ञान हमारा हो गया कि सेरेमनी अवार्ड कब शुरू हुआ था, 1958 में। उस समय जो पुरस्कार बांटे जाते थे 28 श्रेणियां थी।
इसके बाद जब समय बढ़ता गया, 1993 जब आया तो खेलों की संख्या भी बढ़ती गई, कई और खेल या कई और चीजें शामिल की गई। उनमें बनते बनते 1993 तक 81 हो चुका था। ये भी सामान्य ज्ञान का ही प्रश्न है और सामान्य ज्ञान के का फैक्ट भी है। अब प्रश्न यहां से शुरू होता है कि 1958 में दिए गए पुरस्कारों की संख्या 1993 के पुरस्कारों की संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी कि वो कह रहे हैं कि 1993 में जो 81 श्रेणियां बनी थी, इसका वो जो 28 है वो कितने प्रतिशत है, ये बताना है। बात समझ पा रहे हैं? तो इसका हल ऐसे करेंगे। पहला प्रश्न, इसमें दो प्रश्न है, आप दोनों को हल करेंगे बारी बारी से। तो पहले लेते हैं माना पुरस्कारों की संख्या। माना पुरस्कारों की संख्या x है। अब क्या करना है? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या ये जो कह रहे हैं, प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं? 1993, यानी कि ये जो है 81 वाला, 81 की संख्या का कितना, यानी इसकी तुलना में ये 28 जो है कितने प्रतिशत है। यानी कि प्रश्नानुसार क्या है कि 81 जो पुरस्कार हुए, 81 का यानी 81 का, अब जो ये था ना x था, तो 81 का x प्रतिशत निकालेंगे। अब संख्या दी हुई है यहाँ पर ऑलरेडी, यानी 81 और 28 में ज्ञात करना और कुल x है। अब x को ज्ञात करने के लिए तो x का प्रतिशत नहीं, 81 का x प्रतिशत अगर हम निकाल लें तो वो तो अभी यहाँ पर कितना 28, ये दोनों चीजें तो पहले से फिक्स है कि 1993 में 81 श्रेणियां थी और 1958 में 28 श्रेणियां थी। यानी ये जो x प्रतिशत अगर हम निकाल लें तो वो संख्या हमारे को निकल आएगी, यानी कि कितने प्रतिशत, वो प्रतिशत का मान निकल आएगा। समझ में आ रहे हैं? तो 81 का x प्रतिशत बराबर 28। तो प्रतिशत को अगर हम इसको बदल दें तो बन जाएगा 81 का मतलब शब्द होता है गुणा, और x का मतलब होता है x बटे 100 और बराबर 28। इसको आप पक्षांतर कर दीजिए तो ये कहाँ चला जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा। यानी कि 81 गुणे x बराबर 28 गुणे 100, तो ये इधर चला जाएगा। तो x बराबर 28 गुणे 100 बटे 81, आप इसका भाग दे दीजिए तो ये करीब करीब, यानी अगर ऐसा करेंगे तो क्योंकि ये विषम संख्या है, दोनों सम संख्या है, तो आपको तो पूरा पूरा भाग देना ही पड़ेगा। तो ये 28,000 में से 81 का आप भाग दे दीजिए तो आपका आ जाएगा, जब इधर किनारे करके भाग देंगे तो आ जाएगा 34 सही 1/2 या 34.5 भी लिख दीजिए। ये इतना प्रतिशत में निकल आएगा, ये प्रतिशत में x का मान ये निकल आएगा, यानी इतने प्रतिशत में की वृद्धि होगी। बात समझ पा रहे हैं? अब ये भी इसका दूसरा प्रश्न यही है कि प्रश्न का जो मूल प्रकार वो यही है। अब उसको थोड़ा सा यहाँ चेंज किया है कि 1993 में दिए पुरस्कारों की संख्या 1958 के पुरस्कारों की संख्या का कितना प्रतिशत है। अब ये करना मतलब, अभी पिछली बार क्या पूछा था कि 1958 का प्रतिशत निकलवाना था 1993 की तुलना में। अब पूछ रहा 1993 में पुरस्कारों की जो प्रतिशत हुआ है वो 1958 के पुरस्कारों की तुलना में कितना प्रतिशत का अंतर आ गया, मतलब कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो वही पहले तो निकाल लें। माना पुरस्कारों की संख्या x है, माना पुरस्कारों की संख्या x है, ठीक है। अब पुरस्कारों की संख्या x है तो क्या करना है हमको, प्रश्नानुसार अब क्या हो जाएगा, पहले आपने 81 का निकाला था, किससे, उससे। अब आपको करना है 81 अब जो ये जो 81 जो है किसका,
28 का एक्स प्रतिशत है। प्रश्नानुसार 81 किसका है? 28 का एक्स प्रतिशत है। ये इसकी कहानी, ये जो कहानी है इसका मतलब ये हुआ, यानी कि 28 का एक्स प्रतिशत हम अगर 81 बना दें तो हमारा हिसाब किताब हो जाएगा। तो 28 का एक्स प्रतिशत क्या है, इस तरह लिख लीजिए, 28 का एक्स प्रतिशत 81 है। आगे पीछे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर ही रखना है। तो हो जाएगा 28 का मतलब होता है गुणा एक्स प्रतिशत, मतलब होता है x बटे 100 बराबर है 81। अब वही बना लीजिए, तो ये बन जाएगा 28 गुणे x बराबर 81 गुणे 100। तो ये पक्षांतर कर दीजिए, तो x बराबर 81 गुणे 100 बटे 28 सम संख्या है, अभी तो भाग दे सकते हैं। तो 4 काटेंगे, 4 सत्ते 28 और 4 से काटेंगे तो 25 और 7 एकम, अब ये नहीं कटेगा तो ये भाग दे दीजिए इसमें। 4 सत्ते 28 और 4 से 25 चौके 100, तो ये आ गया 81 गुणे 25 बटे 7। इसका भाग दे दीजिए, इन दोनों को गुणा करके भाग दे दीजिए, तो आ जाएगा 289%। अब किनारे इनका गुणा करके भाग दीजिए, इतना प्रतिशत आ जाएगा। ये इसमें कुल वृद्धि हुई। आइए दिमागी कसरत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, सामान्य ज्ञान की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम इस पे आ रहे हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, भंवरों के झुंड में से, भंवरे समझते हैं ना, जो गुंजन करते भंवरे, फूल पे मंडराते रहते हैं काले काले। झुंड में से 1/5वां भाग कदम्ब के फूल पर जा बैठा। कितना जा बैठा? 1/5 भाग। और 1/3 सिलिंडरी के फूल पर तथा इन दूसरा जो कह रहे हैं कि कोई झुंड भंवरों था, उसमें से 1/5 भाग जो है कदम्ब के फूल पर बैठ गया है और दूसरा सिलिंडरी के फूल पर बैठ गया है। फिर कह रहे हैं कि तथा इन दो संख्याओं के अंतर का तिगुना, यानी कि सिलिंडरी और कदम के फूल पर जितने बैठे हुए हैं भंवरे, उनके अंतर का तिगुना उड़कर कुटज के फूल पुष्प पर जा बैठा। कुटज भी एक पुष्प है, उस पर जा बैठा। तब झुंड में केवल 10 भंवरे ही रह गए। झुंड में प्रारंभ में कितने भंवरे थे? तो देखिए, इसमें जो सवाल समझ में आ रहे हैं कि कोई एक झुंड है, उस झुंड में 1/5 भाग कदम के फूल पर बैठ गए भंवरे। दूसरा पॉइंट ये नजर आ रहा है कि 1/3 भाग सिलिंडरी के फूल पर बैठ गए हैं। तीसरा भाग ये कह रहे हैं कि इन दोनों सिलिंडरी और इसके कदम के अंतर का तिगुना, यानी इन दोनों के अंतर का तिगुना, तीसरा पॉइंट निकल आया। और चौथा पॉइंट निकल आया है कि तब झुंड में केवल 10 भंवरे, यानी कुल 10 भंवरे, यानी कुल बचे हुए हैं। तो 4 पॉइंट ये निकल आए हमारे पास। तो पूछ रहे हैं कि प्रारंभ में कितने भंवरे थे? तो जितने थे उतने मान लीजिए कि माना कि भंवरे x थे, तो ये सारे के सारे चारों जो मिलके उस x के बराबर हो जाएंगे। यहीं से हमारा सोल्यूशन निकल आएगा। ऐसे सवाल हल किए जाते हैं। तो शुरू करते हैं कि झुंड में प्रारंभ में कितने भंवरे थे। तो माना, यहाँ पर लिखेंगे हल, माना झुंड में प्रारंभ में x भंवरे थे, x भंवरे थे। ठीक है। अब पहला प्रश्न, झुंड का 1/5वां भाग कदम्ब के फूल पर, तो कदम्ब के फूल पर भंवरों की संख्या यहां पर लिख देंगे। कदम्ब के फूल पर भंवरों की संख्या, भंवरों की, कदम्ब के फूल पर भंवरे कितने बैठे हुए हैं? जितने माना गया था उसका 1/5, यानी x/5। ये पहला पॉइंट निकला। फिर कह रहे हैं
1/3 सिलिंडरी के फूल पर, तो सिलिंडरी के फूल पर, सिलिंडरी, ये सब पौधे जो है ये फूल हैं। ये दरअसल क्या, ये जो सवाल है पुराने ग्रंथ से उठाया गया है, बीज गणित के किसी उसका है ये। तो ये संख्या है x/3। फिर ये कह रहे हैं कि एक जो तीसरा पॉइंट ये था, कुटज, कुटज भी एक पौधा है कोई फूल का, तो कुटज लिख लेते हैं। कुटज के फूल पर, कुटज के फूल पर देखो यहाँ पर ट्रिक कैसे हिसाब निकालना पड़ेगा कि इन दोनों के अंतर का तिगुना। तो देखिए इन दोनों का अंतर 1/1, तो x/5 1/3 है। इनमें देखिए बड़ा कौन होगा, अगर अंश समान है, हर अलग अलग हैं, तो हर का जो भाग छोटा होगा, यानी हर का जो संख्या छोटी होगी वो ज्यादा बड़ा होता है। तो यहाँ अंश दोनों के बराबर है। x यहाँ पर सॉरी इधर का, इस वाले का हर जो है छोटा है, इसका हर बड़ा है, तो ये बड़ा कहलाएगा। तो x/3 में से x/5 घटा देते हैं, और ये कह रहा है इसका तिगुना। इतने तो उससे चले गए कुटज के फूल पर। अभी कह रहे हैं कि झुंड में 10 भावरे रह भी गए हैं, तो बचे भावरे, या कि ऐसा लिख ले, बचे हुए भावरे, झुंड में बचे भावरे, झुंड में बचे भावरे, बचे भावरे की संख्या, ठीक है। झुंड में बचे हैं 10। अब ये कह रहे हैं कि अब बताओ सच में ये जो चारों मिलके कितने थे, तो चारों मिलके कितने थे, चारों मिलके x थे, तो इसके बराबर रख दीजिए। तो चारों को जोड़ देते हैं, तो एक हो जाएगा x/5 धन x/3 धन 3, x/3 में से x/5 और धन 10। ये सारे के सारे मिलके कितने थे शुरुआत में, सारे के सारे मिलके x के बराबर थे। यानी ये जो x भावरे ये 4 भागों में बटे हुए थे, 1 2 3 4 भाग जुड़ के ये x भावरे के बराबर हो गया है। अब इन सबको हल कर दीजिए तो आपका सवाल हल हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं, तो इसको खोल लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा x/5 धन x/3, इसको हल करिए, इसको खोलिए, तो 3 का गुणा हो जाएगा 3x/3, ठीक है। इसको हल करिए तो ये बन गया 3x/5, और ये तो 10 वैसे ही है, और ये है x। अब देखिए 3 3 दोनों में एक ही जैसा है ना, तो ये तो हटा भी सकते हैं, ये एक, ठीक है, ये कट कैंसिल हो जाए, 3 से 3 कट गया। अब इधर से देखिए इन दोनों, अब इन सबको पास पास रख लीजिए तो आपको आसानी हो जाएगा। देखिए कैसे, x/5 वाला इधर, तो इस वाले को भी इसके पास में रख लीजिए, ऋण 3x/5, ठीक, इन दोनों को पास रख लीजिए, तो इधर से बच गया है x/3 और इधर से भी x/3। अब ये है 10 और ये कुल मिलाकर x है। अगर आप देखिए इधर भी आधार 5 है, इधर आधार 3 है, इन दोनों का अगर यहीं हल करके फिर उधर ले जाए तो एक अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका, सारे के सारे पक्षांतर करके उधर ले जाओ, 10 बचा लो, या 10 को उधर ले जाओ, x को इधर ले आओ, आप जैसा मर्जी जाए। तो मैं आसान तरीका आपको बताता हूँ कि इन दोनों को इधर हल कर लो, इन दोनों को इधर हल कर लो, तो इससे और थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। कैसे, इसका आधार 5 है, तो ये बनेगा x, मतलब जब आधार समान होते तो ये घट जाती हैं, तो 5 ये बन जाएगा 5 सॉरी x ऋण 3x, ठीक। और इसमें से कितना है, इसमें से है 1x, ये 1x, ये कितने बन गए, ये बन गए आधार 3 तो है ही, ठीक है ना। तो आधार 3 है तो कितने बन जाएंगे, ये आधार 3 है तो ये बन जाएगा
एक एक्स ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। और ये नहीं, ये 3 काट देंगे तो फिर कहां से बनेगा? 3 यहां नहीं काटिए, 3 काटना नहीं है, ये 3 नहीं काटना है, क्योंकि आधार हट जाएगा तो फिर वो बनेगा नहीं। ये 3 तो ये 3x ही रहेगा, 3x/3। तो एक x ये और एक 3x ये। देखिए अगर हम काट देंगे तो फिर x सिंगल बच जाएगा, तो उधर चला बराबर हो जाएगा, तो वो नहीं करना हमको ये करना है x धन 3x ही रखिए और धन 10 बराबर है इस x के, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या बच गया, 3x में से एक x घट गया तो बन गया 2x/5। इसमें से 3 और 1 जुड़ गए, 3x और 1x बन गए ये 4x/3 धन 10 बराबर x। इधर शायद जगह कम हो जाएगी, मैं यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर लिखते हैं, इसको अब पक्षांतर कर दीजिए, उधर 10 बचा के सारे उधर ले जाइए, तो ये इधर चला जाएगा, इधर 10 बचा लीजिए, तो ये सारे इधर आके क्या बन जाएंगे, ये x, ये ऋण वाला हो जाएगा 2x धन 5 और ये वाला बन जाएगा ऋण 4x/3। आप चाहे जितना नाक मगजमारी करके सारा का सारा पक्षांतर कर सकते थे, ये और थोड़ा आसान हो जा रहा है। तो ये 10 बराबर किसके बराबर हो गए, इन सबको, इसको भी भिन्न बना लीजिए जैसे ये है। तो ये बन गया 5 तिहाई 15 लघुत्तम हो गया आपका, 1 5 3 का, 1 का 15 में भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, 15 का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15x ऋण 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6x, ये ऋण उधर जाके ये धन बन गया था, ये इधर वाला ऋण उधर जाके धन बन जाएगा, ये धन जो है इधर आके ऋण बन जाएगा, तो ये धन रहेगा, ये धन चिन्ह रहेगा। और 3 5 15, 5 3 5 15, 5 चौके 20x, ठीक है। अब ये जो 10 इधर है ही, तो 15 6 21, 15 6 21, x में से 20x घटेगा बटे 15, तो और इधर बचा है 10, तो इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो 10 गुणे 15 और इधर 21 में से 20 गया तो x, यानी कि x बराबर 15 दाहम 150, यही ज्ञात करना था, इतने कुल भावरे थे, यही हमारा आंसर है। तो ऐसे सवालों को हल करना है। लेते हैं दूसरा। इस प्रश्न को लेते हैं कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए शेखर ने वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र प्रयोग किया, जबकि उसके मित्र मरूफ ने वर्ग के परिमाप का सूत्र प्रयोग किया। यानी कोई एक प्रश्न है जिसमें एक शेखर नाम का बालक है, वो जो है किसका वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र इस्तेमाल कर रहा है और मरूफ जो है परिमाप का इस्तेमाल कर रहा है। आश्चर्य की बात है कि दोनों के उत्तर संख्यात्मक रूप से एक ही थे। मुझे बताइए कि जिस वर्ग पर वे कार्य कर रहे थे उसकी भुजाओं की इकाइयों की संख्या क्या है। देखिए एक कोई काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए ये रहा वर्ग, ये ऐसा है वर्ग। वर्ग में क्या होता है कि वर्ग ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होता है। तो लंबाई मान लेते हैं x है, तो इसकी चौड़ाई भी क्या होगी, x। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जो शेखर जो है इसके क्षेत्रफल का इस्तेमाल कर रहा है। यानी क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा में भुजा का गुणा कर दे तो क्षेत्रफल होता है। और परिमाप क्या होता है, तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। ये सब भुजाएं चूंकि वर्ग के बराबर होते हैं, तो बताना है कि जिस वर्ग पर वे कार्य रहे थे इसकी यानी इस x का मान बताना है हमको, ये है प्रश्न। तो हम मान लेते हैं कि माना शेखर की वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग की भुजा x है, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, माना कि वर्ग की भुजा पूछ रहा है ना,
भुजा x इकाई है। अब ये सेंटीमीटर या मीटर में नहीं दिया है तो हम x इकाई मान लेते हैं। तो जब वर्ग की भुजा x इकाई है तो शेखर ने क्षेत्रफल के हिसाब से काम किया था। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल पहले लिखेंगे शेखर, शेखर का कार्य। शेखर ने कैसे काम किया था? शेखर ने काम किया था क्षेत्रफल के हिसाब से, और क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। यही तो शेखर ने काम किया, क्षेत्रफल में काम किया है, यानी ये क्षेत्रफल है। ये क्या बन जाता है? और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब हो गया ये x का स्क्वायर। ठीक है, ये शेखर का कार्य हो गया। अब वो कह रहे हैं कि मरूप ने परिमाप का इस्तेमाल किया, तो मरूप का कार्य लिख देते हैं। मरूप का कार्य परिमाप में काम किया है। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। ये हिंदी में लिख लीजिए, 4 गुणे भुजा, क्योंकि क्षेत्रफल क्या बोलते हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती, तो 4 में 4 का गुणा इस भुजा में कर दीजिए तो ये बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम परिमाप। ये परिमाप में काम कर रहा है, तो ये बन जाएगा 4x। अब ये बोल रहा है कि आश्चर्य की बात है कि दोनों के उत्तर संख्यात्मक रूप से एक हैं, यानी वो कह रहा है कि ये दोनों एक ही थे। अर्थात प्रश्नानुसार ये क्या कह रहे हैं कि ये दोनों एक ही थे, यानी कि 4x जो है और ये x स्क्वायर ये दोनों बराबर हैं, वो यही कह रहे हैं। तो ये बताओ कि वो x का मान क्या था? तो जी देखो, x स्क्वायर का मतलब क्या होता है? तो x बराबर कर दे, x स्क्वायर का मतलब होता है x गुणे x। तो इस, ठीक है ना, और इधर ये 4 है और इस x का पक्षांतर कर दीजिए, इस x से ये x कट गया तो x बराबर इधर बचा 4, या ऐसा लिख लीजिए x बराबर 4 इकाई। तो वो जो सवाल था उसका जवाब हुआ कि x बराबर 4 इकाई। लेते हैं एक प्रश्न और। अब एक प्रश्न ये ले लेते हैं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से अपनी भुजा के 6 गुने से कम है। तो एक वर्ग बना लेते हैं। ये रहा, मान लीजिए एक ऐसा वर्ग है। अब इसकी भुजा मान लेते हैं कोई भी भुजा x, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि वर्ग की भुजा, माना वर्ग की भुजा x इकाई, क्योंकि सेंटीमीटर वगैरह तो कुछ दिया नहीं है, तो x इकाई है। तो इसका क्षेत्रफल क्या बन जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का वर्ग। ठीक है, भुजा का वर्ग मतलब x स्क्वायर, ठीक है, वर्ग इकाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वर्ग इकाई। हालांकि यहाँ पर कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ना लिखने से, यानी जो भी इकाई होगी वो उसको वर्ग के रूप में लिख देना। अब ये कह रहे हैं कि संख्यात्मक रूप से अपनी भुजा के 6 गुने से कम है। तो यहाँ देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं? अपनी भुजा के संख्यात्मक रूप से अपनी भुजा के 6 गुने से कम है क्या? ये यानी कि x स्क्वायर 6x से कम है। कम ये क्या होता है? इसको बोलते हैं छोटा है। तो ये x स्क्वायर इस 6 गुने माने इस x इकाई का 6 गुने से कम है, यानी 6x से कम है। इसको ऐसे पढ़ेंगे, x स्क्वायर कम है 6x से। अब इसको हल कर दीजिए। हल करने का तरीका वही है जैसे उसमें हल करते हैं ना। कैसे? ऐसे हल करते हैं जैसे आप x स्क्वायर बराबर 6x, तो इन दोनों में से क्या निकाल लेते हैं? जैसे इसको अगर इधर पक्षांतर करेंगे तो कैसे हो जाएगा? x स्क्वायर ऋण 6x बराबर 0, क्योंकि जब कोई चीज बचता नहीं तो वह 0 हो जाता है। तो इसमें से दोनों से x बाहर निकाल लीजिए तो क्या बचेगा? x ऋण 6 बराबर 0। तो जब x ऋण 6 बराबर 0 तो क्या हो जाता है? x बराबर 0 या x बराबर 6 ही तो होगा।
ठीक है ना, दोनों का मान शून्य है। यहाँ पर क्या है, शून्य तो संख्यात्मक रूप से तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी वर्ग है, तो कौन सा आएगा, ये वाला। तो इसी का इस्तेमाल यहाँ करना है। तो शुरू करते हैं। इसको लिखने पर एक्स स्क्वायर ऋण 6, इसका इस्तेमाल करना है, इसको लगा लिखना नहीं है, ये केवल समझने के लिए। ऋण 6x छोटा हो जाएगा शून्य से, ठीक। तो इन दोनों में से x निकाल लेंगे तो x ऋण यहाँ से बच जाएगा 6, ये भी छोटा हो जाएगा शून्य से। तो जब x शून्य से छोटा हो जाएगा तो ये वर्ग कहाँ रहेगा ही नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, x ऋण 6 छोटा हो जाएगा शून्य से, क्योंकि x का मान शून्य से छोटा हो सकता नहीं, होगा नहीं, क्योंकि वर्ग ऑलरेडी बना हुआ है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो इस एक शून्य का मतलब तो फेल हो गया। अब यहाँ दूसरा मान इधर वाले का बचेगा, x ऋण 6 शून्य से छोटा हो सकता है। तो x ऋण 6, तो यानी कि x जो है किससे छोटा हो जाएगा, 6 से, यानी 6 से वो सभी छोटे मान, देखो शून्य से तो ये दोनों मिलकर शून्य से छोटे थे, ऋणात्मक नहीं होना है, ये सारे के सारे किससे कम हो जाएंगे, तो ये सारे के सारे 6 से कम, यानी शून्य से बड़े और 1 से छोटे, 6 से छोटे, कौन कौन हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5, छठवां नहीं आएगा। तो ये जो है हमारे ये जो प्रश्न कहना है, कुछ ऐसे वर्गों की सूची बनाइए जिसमें ऐसा होता है, तो वो वर्गों की सूची ऐसी है जिनमें ऐसा होता है। ये रहा हमारा प्रश्न। अब एक प्रश्न और ये लेते हैं कि क्या संभव है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा, यदि हाँ तो बताइए कब। तो हमको क्या करना है, पहले तो ये लंबवृत्तीय होता कैसा है, बेलन क्या होता है, बेलन कुछ ऐसा होता है। तो इसका फोटो बना लीजिए तो आपको जो है हर चीज़ स्पष्ट रहेगी कि कहना क्या चाहते हैं। ये बेलन और ऐसा, बेलन में ये भाग जो रहता है, ये इसको हम बोलते हैं ऊंचाई, इसको h बोलते हैं, और ये जो भाग होता है यहाँ से यहाँ तक होता है, इसको बोलते हैं त्रिज्या, जिसको हम r से दर्शाते हैं। ये होता है बेलन। अब बेलन का जो आयतन होता है, आयतन का मतलब होता है इस बेलन के भीतर जितना भी जो भी सामान भर सकते हैं, वो जो आ सकता है वो उसका आयतन होता है। यानी भीतर के अंदर जो भी सामान भरी जा सकता है उसका वो आयतन कहलाता है। और जो वक्र पृष्ठ, वक्र माने जो गोल, वक्र माने गोल, तो वक्र का जो ये गोल भाग का बाहर का जो एरिया है, जैसे ये मान लीजिए इसी को ले लीजिए, इसके बाहर का अगर जो भाग है, जो बाहर का जो क्षेत्र है उसको कुल नाप ले तो वो वक्र पृष्ठ कहलाता है। पृष्ठीय क्षेत्र नहीं, वक्र माने गोल गोल, यदि ये गोल होता तो ऐसे होता है ना, तो इस गोल का क्षेत्रफल निकाल लो और इसका आयतन निकाल लो, और ये कह रहे हैं दोनों बराबर है, तो वो संख्या बताइए जिसमें ये दोनों बराबर होंगी। तो चलिए देखते हैं। तो माना पहले लिख लेते हैं, जो अभी हम लोगों ने लिखा है इसको वही उतार लेते हैं। माना लंबवृत्तीय बेलन, माना लंबवृत्तीय बेलन का या की त्रिज्या r इकाई, ये चूंकि इसमें सेंटीमीटर वगैरह कुछ तो दिया नहीं है तो हम इकाई में ही लेते हैं, ठीक है, r इकाई तथा ऊंचाई h इकाई है। ये जो भी है वो एक ही प्रकार की इकाई होगी, ठीक है। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। कैसे, ये जो चक्री का क्षेत्रफल और उसका ऊंचाई का गुणा कर दे तो उसका आयतन निकल आता है। और ये इसका जो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का, चूंकि बेलन गोल है तो क्या वक्र पृष्ठ बोलते हैं ना, वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई r और h। देखिए 2 पाई r क्या है, परिधि हो गई, उस परिधि में ऊंचाई को गुणा कर दीजिए तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आता है। अब ये कह रहे हैं कि ये दोनों बराबर हैं प्रश्नानुसार लीजिए प्रश्नानुसार क्या हो गया, ये दोनों बराबर हैं, इसको कर दीजिए बराबर, पाई r स्क्वायर h बराबर 2 पाई r h, ये दोनों बराबर हैं। तो इसको पहले तो हल कर लीजिए। तो देखिए पाई से पाई चला गया, एक r से एक r चला जाएगा, एक h से एक h चला गया, तो ये r से इधर एक r बचेगा, ये ऐसे लिख लो r स्क्वायर बराबर 2r, तो r गुणे r बराबर 2r, एक r से एक r और उड़ा दीजिए, तो r बराबर 2 इकाई। ये तो हमारा जवाब आ गया। अब ये जो पूछ रहे हैं प्रश्न कि क्या संभव है, बिल्कुल संभव, क्योंकि r बराबर 2 हमारा जो आंसर निकल आया है, तो हम ऐसा लिखेंगे कि क्या संभव है, हाँ ऐसा इसलिए संभव है कि r बराबर 2 इकाई पर, क्या लिखेंगे, r बराबर 2 इकाई पर एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। लिख दीजिए चाहे, यहां क्या संभव है, हाँ। कैसे जवाब क्या बनेगा, हाँ r बराबर 2 इकाई पर, बाकी इस इबारत उतार दीजिए, ये तो हमारा जवाब हो गया। इकाई पर एक लंबवृत्तीय बेलन पर एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये हमारा जवाब हो गया। समझ पा रहे हैं? अब ये प्रश्न लेते हैं कि लीला ने अपने जन्मदिन पर कुछ मित्रों को चाय पर आमंत्रित किया। उसकी मां ने परोसने के लिए एक मेज पर कुछ प्लेट, कुछ पूरियां रख दी। यदि लीला प्रत्येक प्लेट में 4 पूरियां रखती है तो एक प्लेट खाली रह जाती है, एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि यदि वह प्रत्येक प्लेट में 3 पूरियां रखती है तो एक पूरी बच जाती है। तो मेज पर रखी हुई प्लेटों और पूरियों की संख्या ज्ञात करिए। ये है हमारा प्रश्न। तो इसको 2 कंडीशन तो दी हुई है, उसमें से सबसे पहले क्या मानना है, पहले मान लेते हैं प्लेटों की संख्या। तो इसका हल ऐसे करेंगे कि मान लेते हैं कि माना प्लेटों की संख्या x है, माना प्लेटों की संख्या x है, तो पूरियां कितनी है, x तो प्लेट हो गई। अब वो क्या कह रही है कि प्रत्येक प्लेट में, अब ये प्लेटें हैं, अब ये 4-4 पूरी रख रही है तो एक प्लेट खाली रह जाती है। तो पूरियों की संख्या प्रश्नानुसार 4 पूरियां रखने पर कितना, 4 पूरियां रखने पर क्या कंडीशन बन रही, 4 पूरियां रख रही थी तो एक खाली रह जाती, पर एक खाली रह जाती है, एक प्लेट खाली रह जाती है। तो पूरियों की संख्या, अब जब एक खाली है तो पूरियों की संख्या रख दे, तो पूरियों की संख्या निकल आएगी, पूरियों की संख्या निकल आएगी। इससे पूरियों की संख्या कैसे बनेगी, देखिए 4-4 पूरी रख रहे हैं और कुल x प्लेटें हैं और एक प्लेट खाली रह जाती है, यही बना ना।
तो इसको मान लेते हैं हम एक कोई समीकरण बना लेते हैं। दूसरी कंडीशन अब क्या कह रही है कि यदि 3 पूरियां रखती है, पुनः यदि 3 पूरियां रखा जाए, या ऐसा लिखे 3 पूरी, यदि पुनः 3 पूरियां रखने पर, अब 3 रख रही है तो एक पूरी ही बच जाती है, पर एक पूरी बच जाती है, एक पूरी बच जाती है। अब देखिए यहां प्लेट बच रही थी, प्लेट हमने क्या मानी है x, अब पूरी बच रही है तो कैसा हो जाएगा, 3 पूरी रख रही है हर प्लेट में, एक बच गई, क्या बचा है, पूरी बची है, ना कि प्लेट बची है, ठीक है ना। प्लेट यहां घट रही थी, यहां पूरी बच रही थी, ये हो गया दोनों। अब क्या कह रहे हैं कि दोनों की चीज, दोनों पूरी और प्लेट कितनी कितनी है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। तो हल करना, इन दोनों को बराबर करना है, समीकरण 1 बराबर दोनों, तो हमारा जो है x निकल आएगा। तो हल करने पर, यानी कि प्रश्नानुसार इसको क्या करना, हल कर देना है। तो 4 × x ऋण 1 ये बराबर हो जाएगा 3x धन 1 के, तो खोल लीजिए, तो ये बन जाएगा 4x ऋण 1, इधर बन जाएगा 3x धन 1, ये उधर ले जाइए, इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 4x में से ये इधर आ जाएगा तो 3x, और ये इधर चला जाएगा तो 1, और ये 4 1 कहाँ गए, 4 एकम 4 ना है, ये 4 एकम 4, तो ये 4 उधर चला जाएगा तो 1 धन 4, अर्थात ये 6 में बदल गया, ये x बराबर 6, x बराबर क्या आ गया हमारा, देखिए 4 एकम 4, अरे कहाँ यार, ये इधर 4 ही तो गया, तो 4 1 ये 5 आ गया, 4x 4 एकम 4, 3x 3 एकम 3, तो इसमें से इसको पक्षांतर कर दिया तो ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, 1 धन 4 x बराबर 5, यानी x बराबर 5 क्या है, 5 प्लेटें हैं, ये क्या है, प्लेटें हैं, ये इतनी तो प्लेटें निकल आई। तो पूरियां कितनी है, पूरियां कितनी थी, 4x × ऋण 1, तो पूरियों की संख्या, ये तो प्लेटें निकल आई, तो पूरियों की संख्या भी निकाल लो, पूरियों की संख्या ये रही, 4 × x ऋण 1, यही तो, ये पूरियां बची थी हमारे पास, तो x की जगह लगा दीजिए 5, तो 4 × 5 ऋण 1, इनको हल कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 4, 5 में से 1 गया, ये भी 4, तो 4 × 4 अर्थात 16 पूरियां, यानी कि पूरियां कितनी थी, 16 पूरियां थी और प्लेटें थी 5। ये हमारा सवाल हल होता है, इस तरह इनको हल किया जाता है, समझ में आ रहे हैं।